सभी साथियों को नमस्कार। मित्रों, अखिलेश जी पर एकाग्र जारी है और जिस उत्साह, रुचि, सक्रियता के साथ आप इन कार्यक्रमों को देख रहे हैं, हमें हमारा प्रयास भी कुछ संतोषजनक लगता है। एक लेखक अपनी सर्जना के दौरान किन किन मुद्दों से मुठभेड़ करता है, क्या उसकी बनावट होती है, उस बनावट की बनक कैसी होती है, वह अपनी रचनाओं के माध्यम से दरअसल क्या कहना चाहता है, किस तरह की बेचैनी को अभिव्यक्त करना चाहता है और इस तरह की अभिव्यक्ति की उसे स्वयं क्या जरूरत है, क्या बाध्यता है। इन सब विषयों पर विचार विमर्श करने के लिए कोई भी एकाग्र किया जाता है। कई लेखकों पर, फिल्मकारों पर, कलाकारों पर एकाग्र हुए। इस बार अखिलेश जी पर हो रहा है, उनके लेखक पक्ष पर, जिसमें कहानीकार, उपन्यासकार और संस्मरणकार के पक्ष खास तौर से हैं। उनके संपादक पक्ष पर भी चर्चा हो रही है और भी जिस तरह के उनके योगदान है उस पर भी वक्तागण अपनी बात रख रहे हैं। इस एकाग्र में चूंकि हम वक्ताओं के साथ उनकी निजी सामाजिक स्मृतियों को भी लेते हैं, तो इससे कई बार हर वक्ता के साथ कुछ नए फ्लेवर भी आ जाते हैं। तो हर कड़ी अपने आप में नवीन हो उठती है। कुछ इस सोच के साथ ही आलोचनात्मक और संस्मरणात्मक दोनों ही पक्ष, दोनों ही रूप यहां पर रखे गए हैं। आज हमारे साथ जो रचनाकार जुड़ रहे हैं, आप सभी उनसे परिचित हैं। राजीव कुमार जी कहानीकार हैं और भारतीय ज्ञानपीठ से इनका संग्रह तेजाब प्रकाशित है और इसी संग्रह के लिए उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ का नवलेखन पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। बनास जन के 2 विशेषांकों का अतिथि संपादन भी राजीव कुमार जी ने किया है, अखिलेश जी पर और रविंद्र कालिया जी पर। रविंद्र कालिया जी के साथ अखिलेश जी का, ममता कालिया जी के साथ अखिलेश जी का, शिवलाल शुक्ल जी के साथ अखिलेश जी का, मुद्रा राक्षस जी के साथ अखिलेश जी का किस तरह के संबंध रहे हैं हम सभी जानते हैं। और हाल ही में आई संस्मरणात्मक पुस्तक अक्स में भी उसकी कई छटाएं देखी जा सकती हैं। तो यह भी एक महत्वपूर्ण बात है कि राजीव कुमार एक तरफ रविंद्र कालिया जी पर भी विशेषांक का संपादन करते हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश जी का। हम इस कार्यक्रम के उत्तरार्ध में बनास जन के इन अंकों को लेकर भी उनके अनुभव सुनेंगे, क्योंकि रविंद्र कालिया की बात होती है तो अखिलेश जी भी आ जाते हैं और अखिलेश जी की बात होती है तो रविंद्र कालिया जी भी उसी सहज अभिभावकीय उपस्थिति के साथ मौजूद होते हैं। तो आज की यह बातचीत खास है। सर्वप्रथम राजीव कुमार जी अपने संस्मरण साझा करेंगे, तदुपरांत बतौर कहानीकार
वे अखिलेश की कहानियों को किस तरह से देखते हैं, उस पर बात होगी। और तीसरे हिस्से में हम बनास जंग के उन अंकों की बात करेंगे जिनके अतिथि संपादन से राजीव कुमार जुड़े हुए हैं, खास तौर से अखिलेश जी को लेकर। तो आइए मित्रों, राजीव कुमार को हम लोग स्क्रीन पर लाते हैं। जी बहुत बहुत स्वागत राजीव जी। जी नमस्कार। राजीव जी जहां हैं वहां बैकग्राउंड में त्योहार की जो घोषणाएं हैं, जो आवाज जी है, बहुत शोर है इसका। तो उस सांस्कृतिक पृष्ठभूमि लेते हुए हम के बीच राजीव जी की बात को सुनेंगे और राजीव जी से अनुरोध रहेगा कि वो कृपया बोले, खिड़की और दरवाजे बंद करा लें ताकि आवाज कुछ कम हो सके। अनुरोध करते अपनी बात आरंभ करें। जी स्वागत। जी नमस्ते। इस प्रोग्राम में शामिल आप सभी का अभिनंदन करता हूं। इसका शीर्षक इन्होंने रखा है कि अखिलेश का मतलब, अखिलेश होने का मतलब। मैं जब शीर्षक को मैंने देखा तो इस पर विचार करने लगा कि क्या मतलब, क्या किस पक्ष को देखूं। एक व्यक्ति है और दूसरी ओर वो रचनाकार है, कौन सा पक्ष बड़ा है? और मैं इस द्वंद में दिन भर झूलता रहा कि जो उनका रचनाकार पक्ष है उसको बड़ा कर दो, क्योंकि हम तो उनसे जुड़े, जिसका बेस जो मुख्य आधार है वो तो रचनाकार व्यक्तित्व ही है। लेकिन मेरे जो उनके साथ अनुभव रहे हैं 12-15 वर्षों के, उसमें मैं पाता हूं कि बड़े रचनाकार तो हैं ही, लेकिन अखिलेश कहीं उससे बड़े बेहतर मनुष्य हैं। उनका अभिभावक तो, उनकी दोस्तियां, उनका स्नेह, उनका प्रेम अप्रतिम है। यह मुझे लखनऊ भी जाने का मौका मिला, उनके परिवार से मिलने का मौका मिला। लावनी, शाश्वती, उन लोगों से भी बात हुई। तो जहां कहीं भी अखिलेश जी को देखता हूं तो मन जो है गदगद हो जाता है। और उसी जो उनका जो परिवार है, उसी बृहद परिवार का हिस्सा। और परिवार, और जब वो अपने दोस्तों के बीच होते हैं तो लगता है कि जैसे उनका जो लेखकीय व्यक्तित्व है उसको एकदम अपने दोस्तों में, परिवार में एकदम से घुला देते हैं। जैसे ये तो जो कोई भी उनके साथ है वो हर कोई अनुभव कर। दिल्ली में लंबे समय तक रहना हुआ और अखिलेश जी का भी दिल्ली आना जाना लगा रहता था, और इस कारण जो है मुझे उनसे बात करने का, उनके संग साथ का मौका मिला। और एक चीज मैंने ज्यादातर बार महसूस किया कि वो होटल दर होटल जो है भटक रहे हैं। तो करना क्या है? तो एक तो जो हम लोग का अपना खाना पीना है जो, वो तो है ही। लावनी और शाश्वती के लिए कुछ न कुछ जो है उनको लखनऊ ले जाना है। तो कभी जो है मोती महल हम लोग जा रहे हैं। अमूमन ये होता था कि अगर उनका व्यस्त शेड्यूल रहा तो सभी दिन न मिल पाए तो अंतिम दिन तो मिलते ही, और ज्यादा भी मिलते थे, ज्यादा भी हम लोग की बैठकें गप्पे होती रहे। लेकिन अंतिम दिन एक तरह से तय था कि हम लोग मिलते थे और कहीं खाना पीना जो भी खाए। और चूंकि मैं अकेला रहता था वहाँ, तबीयत ठीक न रहती थी, तो उनका एक बड़ा आग्रह रहता था कि इसको जो है खिला दिया जाए, आज ये खा ले जो है। और मेरे खाने में मिथिला क्षेत्र का जो है वो मछली का बड़ा जो है आकर्षण है। तो वो बिहार हाउस में ठहरे हैं तो जरूर मछली जरूर बनना है, एकदम निश्चित है।
या दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास वो रुके हुए हैं, तो वहां हम लोग भटक रहे हैं मछली की तलाश में। तो कहना यह है कि जो जो परिवार है लावणी शाश्वती का जहां पर है, तो उसके पीछे हम लोग की एक लंबी पंक्ति है। हम सभी के लिए वो उनकी बेचैनी उतनी ही रहती है। एक अभिभावक के रूप में, एक दोस्त के रूप में, एक स्नेह करने वाले के रूप में मैं जिस महत्तम व्यक्तित्व की कल्पना कर सकता हूँ वो अखिलेश जी। और हर तरह से केयर लोगों का लेते हैं। मुझे याद आ रहा है कि शशि भूषण द्विवेदी दुर्भाग्यवश अब हम लोग के बीच नहीं है, तो उनका भी मामला थोड़ा बड़ा अस्थिर रहता था। कभी यहाँ जॉब, कभी वहां जॉब। सहारा में वो काम कर रहे थे और काम छोड़ने और न छोड़ने के बीच में थे। उन दिनों अखिलेश जी इतने उनके लिए चिंतित रहते थे। एक दो बार तो हम लोग साथी थे, मैं भी था और शशि भूषण भी थे, और एक तरह से जैसे बड़े डांटते हैं कि तुम कुछ समझते नहीं हो। अब शशि भूषण कह रहे हैं कि नहीं, मुझे वहां नौकरी मिलना था तो इसलिए मैंने ये किया वो किया। और अखिलेश जी कहते हैं कि जो तो फिर ठीक है, कब ज्वाइन कर रहे हो? तो फिर नहीं मिला। तो मैं जानता हूँ तुमको नहीं मिल रहा था, तुम जो है सब कुछ अपना ही बर्बाद कर रहे हो। तो बड़ी चिंतित रहते थे। और मैं भी ऐसा ही निठल्ला निकला और मुझे भी जॉब नहीं मिला। लेकिन मुझे ये लगा और मेरे साथ ऐसा रहा कि मेरे लिए जॉब की चिंता मैंने जितनी की उससे ज्यादा उन्होंने की। जगह जगह जहां कहीं भी जो भी संभव हो तो उस जगह जो है उन्होंने मुझे भेजा काम के लिए कि वहां जाके देखो, वहां ये करो वो करो, कुछ लिखना हो, आकाशवाणी में बोलना हो, इस तरह के अनेक काम। तो और इस प्रक्रिया में उनका क्या व्यक्तित्व है, इस लेखकीय सम्मान क्या है और स्वतंत्रता के व्यक्तित्व स्वतंत्रता के वो इतने पक्षधर हैं। और फिर भी जो है वो अपने व्यक्तित्व को जैसे अपने दोस्तों के लिए तिरोहित कर देते हैं। तो ये जो है इनका बड़ा, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि वो जो लंबा जो उनका परिवार है, इसमें हर कोई ये दावा करेगा कि अखिलेश जी मुझे ही सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। एक दो नाम ले लूं, ज्यादा नहीं। आप मोहम्मद आरिफ से पूछ लीजिए, आप पंकज मित्र से पूछ लीजिए, आप मनोज पांडे से पूछ लीजिए। तो ये मेरे मित्र हैं इस तरह है। तो और भी नाम है, तो बड़ों का नाम मैं नहीं शामिल कर रहा हूँ। तो मतलब ये सारे सभी लोग यही दावा करेंगे कि अखिलेश जी जो है तो सबसे ज्यादा मुझे से प्रेम करते हैं और मेरी भी ऐसी ही दावेदारी है। तो ऐसे अखिलेश जी प्रेम करने वाले, स्नेह करने वाले, अपने प्रिय को चाहने वाले और उसके लिए जो है हर संभव सहयोग जो भी जिस तरह से उसका भला हो ये चाहने वाले। एक चीज मैंने अखिलेश जी को देखा ये भी कि बड़ों का सम्मान, लेखक ये व्यक्तित्व हैं जो जिनसे उनका लगाव रहा है, जिनसे बहुत सम्मान। जो कालिया जी की चर्चा होती है तो जो मैंने किया था बनास जन्म, उसमें लावनी दिख रही है कि जब कालिया जी का फोन आ जाता तो मतलब अब 1-2 घंटा के लिए तो खाना टल जाएगा, उसके बाद खाना पीना होगा। और हम लोग भी यहाँ देखते थे कि जब भी वो दिल्ली आते हैं तो एक लंबा समय जो है, बाद में कालिया जी बीमार हो गए तो बहुत ज्यादा चिंतित अखिलेश जी। और कालिया जी ही के साथ तो जो था संबंध जो है वो तो है। हमने देखा कि राजेंद्र यादव, उनके यहाँ भी जब अगर हर बार न हो तो 1-2 बार जो के अंतर से उनके यहाँ एक बार वो जाकर उनसे मिल लेंगे और जो भी अपना थोड़ा चुटीले अंदाज में दोनों लोगों की बातचीत होती रहे तो बहुत अच्छा लगता, बहुत स्नेह, बहुत आदर करते। राजेंद्र जी भी में भी उनके प्रति आदर दिखता था। और
राजेंद्र जी की कई बार इधर टीका टिप्पणी भी रहती थी, लेकिन अखिलेश जी जो है उनके संपादन वाले व्यक्तित्व को हमेशा ध्यान में रखते हुए हमेशा उनसे मिलना, हमेशा उनका आदर करना, हमेशा उनके बड़प्पन को रेखांकित करना। हम लोग थोड़ा अखिलेश जी से जुड़ गए तो थोड़ा उत्साही समर्थक, उत्साही जैसे कोई बात कुछ पता अगर चल गया कुछ इस तरह से छोटी-मोटी बात, तो कहें कि वो तो ऐसे, लेकिन वो जो है अखिलेश जी वो उनके जो व्यक्तित्व का सकारात्मक पक्ष है, जो सीखने वाली बातें हैं उसी ओर जो है ध्यान खींचते हैं और उसी पक्ष को देखने का जोर देते हैं। मुझे याद आ रहा है कि एक बड़े कथाकार, संपादक, जब अखिलेश जी का संग्रह आया था अंधेरा संग्रह जब आया था, तो उन्होंने मुझे वो पहले संग्रह दी थी कि तुम इस पर जो है लिखो। हम गए थे उनके पास, ऐसे ही समीक्षा वगैरह का काम तलाशते रहते थे, इधर-उधर घूमते रहते थे, दिल्ली में ये चक्कर चलता रहता था, तो उनके पास गए और तो उन्होंने पूछा कि क्या लिखे हो? तो तब 1-2 टिप्पणियाँ जो है, संयोग ऐसा रहा मेरे जीवन में कि मेरे लेखन का शुरुआत जो है, वो अखिलेश जी पर से ही हुई। वागर्थ में अखिलेश जी की कहानी छपी थी वजूद, और मैंने उस पर टिप्पणी लिखी थी 1 पृष्ठ की, जो समझती जैसे बनी। तो मैंने उसका जिक्र किया कि अखिलेश जी की ऐसी-ऐसी कहानी, तो हम लोग साथ में लेके चलते थे 1 पेज का, वो समझते थे कि बड़ा जो है हमारा थीसिस है और इस तरह का। तो जो कुछ भी शुरुआती दौर में जो 1-2 पन्ना को कहीं कुछ रहता था लिखा हुआ, तो संपादकों को दिखाते थे ऐसे कि भाई ये मेरा लिखा हुआ है। तो उसमें जो है तो उसमें लास्ट में जो है कुछ इस तरह की टिप्पणी थी कि अखिलेश जी जो है परंपरागत आदर्शवाद की ओर मुड़ते हैं। तो वो संपादक जिनके पास मैं गया था, तो उनको लगा कि इससे जो है कुछ तीखा जो है लिखवाया जा सकता है, और उन्होंने मुझे सीधे बात तो नहीं की कि आलोचना आप कीजिए, लेकिन उन्होंने ये बात कही कि मतलब आजकल के लोग जो है आलोचना नहीं कर सकते हैं और ये है और वो है, कमजोर है, और इस तरह की सारा जो है वो भूमिका उन्होंने बांध दी। तो तब तक लेकिन मैं बहुत सारी कहानियों को पढ़ चुका था, और शापग्रस्त तो काफी पहले पढ़ चुका था। और जब उस इन कहानियों को पढ़ते हुए कालिया जी से संपर्क हुआ, तो कालिया जी बोले थे कि उनकी चिट्ठी कहानी को पढ़ना। लगभग उसी भावभूमि की मेरी पहली कहानी कालिया जी ने छापी थी, करीना कपूर। तो खैर वो बोले कि किस तरह से कहानियां बनती है, क्या है, और ये जो मनोभूमि है इसके लिए तुमको चिट्ठी देखनी चाहिए। तो वो तो कहानी हम कालिया जी को दे दिए, और लेकिन फिर बाद में चिट्ठी पर तो उनके कथाकार व्यक्तित्व से, अखिलेश जी के कथाकार व्यक्तित्व से धीरे-धीरे मैं परिचित हो रहा था। तो मैंने उनको इनकार कर दिया कि सर जो हो, लेकिन मैं निर्देश पे नहीं लिख पाऊँगा। गुस्सा भी गए। फिर बाद में लेकिन गुस्साने से पहले उन्होंने मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दिया था। फिर जब भी फ़ोन करते तो वो कहलवा देते कि नहीं है, दफ्तर में नहीं है, या इधर पे। बहरहाल मैंने नहीं लिखी। तो इस घटना को जब बाद में अखिलेश जी से संपर्क बना, उनके नज़दीक थोड़ा पहुँचे, लगा कि कुछ बात कर सकते हैं। कभी-कभी परनिंदा रस का भी अपना सुख होता है। तो ये सब तो मैंने अखिलेश जी से चर्चा की कि फलान कहानी का, वो मुख्यतः जो है वही अंधेरा कहानी की आलोचना कर रहे थे बहुत ज़्यादा। तो मैंने उनसे अखिलेश जी से कहा, तो अखिलेश जी एकदम निर्विकार रहे, कोई चेहरे पे कोई भाव नहीं, और बोले कहा, फिर हम उनके मुँह पर देखने लगे तो वो बोले कि कहानी अपनी-अपनी पसंद हो सकती है। तो फिर मैंने और कुछ बात छेड़ी, तो अखिलेश जी कहते हैं कि देखो ऐसा है कि बहुत बड़े-बड़े कथाकार हुए, किसी का एक दौर अच्छा था, किसी का जो है दूसरा दौर अच्छा था, किसी का दोनों दौर अच्छा था,
कोई एक दौर के बाद दूसरे दौर में जो है उस तरह से संचालन नहीं कर पाया, तो क्या पता वो मेरा दूसरा दौर ऐसा हो। नहीं नहीं, अब और हम सभी जानते हैं कि ये कहानियां कितनी सराही गई और व्यापक समाज ने इन कहानियों को कितना महत्व दिया, तो कितना महत्व दिया। तो बहरहाल उस पर नहीं, तो इस तरह फिर एक दूसरे बार उन्हीं कहानीकार और संपादक चर्चा अखिलेश जी से हुई किसी और संदर्भ में, कहानियों के संदर्भ में, क्लासिक 90 के दशक की क्लासिक कहानियों के संदर्भ में। तो अखिलेश जी ने उनकी 2-3 कहानियां का नाम लिया। ये जो 2-3 कहानी 90 के दशक की कहानियों को जब लिया, तो इस तरह मैंने देखा कि बड़ा व्यक्ति जो है कैसे जो है ये तत्कालिक जो राग द्वेष है इससे परे होते हैं, और अखिलेश जी निश्चित ही जो है इससे परे। एक चीज ये कि अखिलेश जी को कठिन संपादक माना जाता है, मतलब कि रचना का मानदंड जो है उनका बड़ा कड़ा है। और मैंने जो वो गनास जनवाला किया उसमें वीरेंद्र यादव ने नरेश सक्सेना के हवाले से ये बात कही है कि अखिलेश तो हिंदी साहित्य का मेरिट लिस्ट छापते हैं, और बहुत कुछ ये सही भी है कि तद्भव में जो आ जाए तो उसका क्या स्तर होता है, वो ये समीक्षा हो, लेख हो, आलोचना हो, कहानी हो, कविता हो, जो कुछ भी हो, एक बार छप जाने की आकांक्षा तो होती ही है कि तद्भव में एक बार छप जाए तो बात। लेकिन जब उन्हें रचना प्राप्त करनी होती है अखिलेश जी को, तो वो जो है, और जहां उन्हें लग जाता है कि यहाँ से ये माकूल है, उनके अनुरूप वो रचना है, तो वो बिल्कुल जो है आपके स्तर पर आ जाते हैं और बात करते हैं। एक प्रसंग याद आ रहा है कि एक जगह बैठे हुए थे हम लोग, तो ये शुरुआती दौर ही था जो 2004 के आसपास जो पीढ़ी जो पूरी उभर रही थी, चंदन पांडे, मनोज पांडे, राकेश मिश्र, कुणाल वगैरह, सारा वागर्थ आ चुका था, वागर्थ का नवलेखन अंक, और उसका वर्ष के बाद, एक वर्ष के बाद जो दूसरा अंक था वो भी आ चुका था। तो इन सब इन्हीं में राकेश मिश्रा भी थे। तो जो कुछ भी बात हुई उनकी अखिलेश जी से, तो राकेश, जो मैंने अंदाज लगाया, राकेश ने कहा आदेश कीजिए कहानी। अखिलेश जी बोले कि मुझे भी भेजिए कुछ, आदेश कीजिए। लेकिन अखिलेश जी जो है नहीं नहीं, आदेश क्या, मैंने तो तभी जो है आग्रह ही किया था और अभी आग्रह ही कर रहा हूँ। तो किस तरह एक बड़ा संपादक जो है एक रचनाकार का सम्मान करता है और उसको जो है प्रोत्साहित करता है, ये भी अखिलेश जी में जो है बहुत। और लेखक में और लेखक का जो लेखन है उसमें कुछ ऐसी कमियां ना हो जो रेखांकित करने योग्य है, तो वो हस्तक्षेप नहीं करते हैं। मैं बताऊं कि हम लोग के सामने तो बड़ा आभा मंडल है भी, लेकिन हम नजदीक आ गए हैं तो बात कर लेते हैं। अब तो सब तरह की बातें हो जाती हैं अखिलेश जी से, लेकिन तब नहीं आता। तो मैं डरता था कि मतलब तद्भव में कोई रचना छपी है और उसमें कमी है, तो उसमें ये जिक्र अगर अखिलेश जी से कहूंगा तो वो बुरा मान जाएंगे। ये लेकिन बाद में जब बातें होने लगी और ये हुआ कि अब जब सर से बात होती है तो जो आधा समय है वो कहानी पर हम लोग बात करते हैं कि कहानी में क्या चल रहा है, ऐसा वैसा जैसा। तो फिर शिवेंद्र की कहानियां आई, और आप जानते हैं कि शिवेंद्र की प्रारंभिक 2 कहानियां एक अंक के बाद एक, लगातार 2 अंकों में 2 कहानियां छपी थी। तो मेरी समझ ये थी कि अखिलेश जी बहुत चाहते होंगे, बहुत, और चाहते भी हैं। और तो सभी अपने सभी लेखकों को, मैंने जिस बात का पहले जिक्र किया कि हर कोई, हम सभी कहते हैं कि भाई सबसे ज्यादा तो हम ही को चाहते हैं, तो वो तो उनका व्यक्ति स्वभाव भी है। तो बहरहाल
तो उसकी एक बाद एक, तो इस बात का मेरे दिमाग में बड़ा आग्रह था। लेकिन बहरहाल मेरे पास वो जो है किताब आई लिखने के लिए, और मेरी जो समझ थी क्रिटिकल ही मैंने लिखा था। लेकिन अखिलेश जी जो है बिल्कुल मुझे स्वतंत्रता दी, और उस पर कोई बात भी ना हुई कि कैसा है नहीं है। फिर अनेक कहानियों के बारे में जो है ये है, किए हुए काम का इतना लोगों का सहयोग करते हैं, ये मुझे बहुत ही, ये अपनी ओर से मैं नहीं कहता, और सामने में बोलूंगा तो वो पसंद नहीं करेंगे, लेकिन अपने किए का कभी जो है वो प्रचार नहीं करते। नहीं तो ये समय है, लोगों को आप देखेंगे कि मैंने ये कर दिया उसके लिए, ये कर दिया उसके लिए, कभी नहीं। और इस बात को मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं अजीत कुमार जी के हवाले से कह रहा हूँ। अजीत कुमार जी उसी जो अखिलेश जी वाला है, तो उसमें कुछ चर्चा की है कि किसी समय में अखिलेश जी ने उनके लिए कुछ सहयोग किया, जो हम अंक संपादित कर रहे थे। तो अंक संपादन में तो अखिलेश जी का कोई हस्तक्षेप नहीं था, लेकिन कभी कोई बात ऐसी होती तो हम उनसे पूछ लेते कि इस तरह से ये शब्द होना चाहिए क्या, या ना होना चाहिए। तो वो वाला मैंने जिक्र कर दिया कि अजीत जी ऐसा लिखे हैं कि ये ऐसा, और उसमें और सारी बातें थी। बोले कि नहीं 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 नहीं, नहीं ये अच्छा नहीं लगता, ये मतलब ठीक नहीं है, ये मैंने क्या किया है कुछ। लोग मनुष्य मनुष्य के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा। तो ऐसे अखिलेश जी हैं, बात करने का सबको स्पेस देते हैं, लंबे समय तक ज्यादा तो सुनना चाहते हैं, कम बताते हैं, और कहानी के बारे संस्मरण जो है, मैं ये कहूंगा कि इस समय हालांकि वो संपादन व्यक्तित्व, उपन्यासकार व्यक्तित्व, ये उनका ज्यादा सामने है, लेकिन इस समय हिंदी कहानी को समझने वाले जो सबसे महत्वपूर्ण लोग, उनमें से एक अखिलेश जी। तो अगर वो ऐसा समय निकाल पाएं और कुछ कहानी पर भी लिखें तो बहुत ही कल्याण होगा इस विधा का। लेखन में मैंने एक चीज देखा अखिलेश जी के, कि जो आगत है, जो आने वाली चीजें हैं, उसको पहचान लेते हैं पहले से ही। जैसे उनकी कहानियों में अगली शताब्दी का प्यार का, अगली शताब्दी के प्यार का रिहर्सल, उसमें जिस तरह के संबंध बन रहे हैं, हम कहानी वाले हिस्से में उस पर आते हैं। तो हातिम कथा, उसर, आप देखिए वो कहानियां कब लिखी गई थी, 77 के बाद के दौर में, 80 के दशक में ये कहानियां लिखी गई थी। तो आगा पीछे जो भी होगा समय, बट आज आप देखिए, मैं दो प्रसंग का जिक्र करता हूँ। एक है कि निर्वासन उपन्यास में, निर्वासन उपन्यास में जो वो स्वर्ग वाला जो प्रोजेक्ट है ना, जिस तरह से वो पूरा जो है सो उसमें हिंदुत्व का और उसके जो है रंग ढंग चाल ढाल का उसमें जिसमें चित्रण किया है, आज आप देखिए कि किसी न किसी रूप में वो सब चीज हमारे सामने प्रस्तुत है। एक और कहानी का करूंगा, वो उनकी सांप्रदायिकता वाली कहानी है, अंधेरा। अंधेरा में वो जो लड़की है रेहाना, रेहाना जो है जब फंस जाती है, तो वो रामायण की कुछ पंक्तियां जो हैं, धर्म ग्रंथों की कुछ पंक्तियां बलवाइयों के बीच में वो जवाब के क्रम में बोलती है। उसका जो प्रेमी है वो पूछता है ये कैसे जाने थे, वो कहती है कि जो गुजरात वगैरह का जब दंगा हुआ था, ये हुआ था, तो हम लोगों ने अभ्यास किया था कि कभी समय पड़ जाए तो इस तरह, और आज जिस तरह से बहुसंख्यकवाद उभर रहा है वो हम सभी के सामने। तो ये संस्मरण है अखिलेश जी के साथ कुछ निजी किस्म के। मैं अब कहानियों की चर्चा करता हूँ। अखिलेश जी की कहानी, हिंदी कहानी को देखें, हिंदी कहानी के
4 बड़े शिफ्टिंग हैं। 1947 आजादी के बाद का जिक्र कर रहा हूँ। 1947 जिसकी रचनात्मक अभिव्यक्ति जो है वो नई कहानी में दिखाई देती है। 1962 चीन से भारत की हार, जिसकी रचनात्मक अभिव्यक्ति कहानी साठोत्तरी कहानी में। इसके बाद 77 का आपातकाल, जिसकी बहुत कम अभिव्यक्ति जो है हिंदी कहानी में। निर्मल वर्मा के उपन्यास रात का रिपोर्टर, लेकिन उतना प्रभावकारी उनका वो उपन्यास नहीं उस विषय जो मेरी समझ। और फिर 90 के बाद का ग्लोबल भूमंडलीकरण वगैरह के बाद का जो दौर है, तो उसमें भूमंडलीकरण, विमर्श और सांप्रदायिकता, ये तीनों जो नए बनते हैं, ये तीनों जो नए संदर्भ। तो इसमें 2 बातें, एक तो ये है कि अखिलेश जी जो है हिंदी कहानी में जो आपातकाल की बाद की कहानी है, मेरी समझ में उसके सबसे बड़े रचनाकार, और वो सीधे उस घटनाक्रम को, 77 के घटनाक्रम को नहीं उठाते किसी कहानी में। 77 में ऐसे हुआ, ये कहानी जो राजनीतिक घटना उसका जो पूरा सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक ताना बाना है, और वो कितना प्रभावकारी हुआ, उसने समाज में क्या परिवर्तन कर दिया, इसके सबसे बड़े रचनाकार मेरी समझ में अखिलेश। दूसरा यह है कि जो जनवादी कहानी है, तो जनवादी कहानी जो आए, तो जनवादी कहानी में ये हो गया कि जनवादी कहानी खास किस्म के नारों के साथ आए। ये पहले से ये परंपरा शुरू हो गई थी हिंदी कहानी में। नई कहानी से ही जो है भोगा हुआ यथार्थ, साठोत्तरी में और इंटेंस जो है भोगा हुआ और संबंधों का प्रतिकार, और फिर एक के बाद एक जो कहानी आंदोलन चले, सचेतन और सहज, समांतर, ये सब, इन सब के कुछ न कुछ जो है निर्देश थे, झंडा बैनर वगैरह थे। तो झंडा बैनर अगर पहले से तय हो जाए तो कहानियां जो है शायद उतनी अच्छी नहीं बन पाती। ये आप स्वतंत्रता से पहले यशपाल के दौर में, यशपाल बड़े कहानीकार हैं, बड़े उपन्यासकार हैं, बहुत बड़े कहानीकार हैं, बहुत बड़े उपन्यासकार हैं। बस ये है कि उनकी जितनी कहानियां हैं उसमें जो है अच्छी कहानियां जो है वो कम है। जरूर उनकी कुछ कहानियां जो है हिंदी कहानियों में मील के पत्थर की तरह है, और उनकी पहचान मैं ये सिर्फ ये कर रहा हूँ कि नारों से कैसे कहानी, और उसकी पहचान जो है मार्कंडे ने बहुत अच्छे तरीके से की। प्रेमचंद से तुलना करते हुए वो कहते हैं कि सभ्यता के माथे पे, या जनता शायद सभ्यता के माथे पे शब्द है, कि आदर्श की सफेद टोपी थी, यशपाल ने आके उसे लाल कर दिया। उन्हें सारे भाव भूमि वो रखा, और जो मार्क्सवाद की थियोरी थी उसको जो है यशपाल ने हिंदी कहानी ये चल के आगे जनवादी कहानी में, और इससे ये हुआ ऐसे कि देवी सिंह, कौन और मुसैचा, इस तरह की कहानियां हैं। इसमें यथार्थ जो है कल्पित है, या चमत्कार पूर्ण यथार्थ है, या फिर ऐसी घटनाएं होती है कि आप खेत में तोप पहुंचा दिए, और जो जमीन पर घट नहीं रहा है, बड़े बड़ों को जो जिन शक्तियों का समाज में वर्चस्व है उसको जो है सो एक सामान्य आदमी भी परास्त कर सकता है। ये इस भाव भूमि की कहानियां जो कि बहुत अपील नहीं करती। अखिलेश जी इस ढांचा को जो है हिंदी कहानी में तोड़े, हालांकि उनकी कहानियों में जनवाद है, जन के प्रति समर्थन है, लेकिन वो नार, तो ये चूंकि जनवादी कहानी के बाद का जो दौर, बहरहाल पहले 77 से वो जो आपातकाल वाला जो मामला है उसको देखिए। आपातकाल का जो दौर था, आपातकाल के दौर ने ये किया, स्वतंत्रता के दौर वाला जो नई कहानी का जो मेटाफर है उसने ये किया कि भाई जो उम्मीद थी, उम्मीद नहीं टूटा, है ना, लोगों की आजादी, और
घटना राष्ट्रीय स्तर पर हुई और उसकी अभिव्यक्ति जो है व्यक्तिगत स्तर पर हुई, खासकर शहरी कहानियों में। कुछ एक वो एलियनेशन का भाव वो जो है ग्रामीण कहानियों में भी है। तो इस तरह का मामला रहा। जो साठोत्तरी दौर है तो वहां उम्मीद टूट गई, यहाँ जो है हार गया तो पस्त हो गया पूरा। जो है एक तरह से आप देखेंगे कि रविंद्र कालिया को छोड़ दे तो पूरे साठोत्तरी कहानी में कोई नायक हंसता नहीं है, कोई मुस्कुराता नहीं, बहुत ही जो है दुखी, क्लांत, हारा हुआ, प्रतिहिंसा से भरा हुआ है ना। संघर्ष जो है घर से बाहर है और लड़ रहे हैं घर के अंदर, पत्नी खराब, प्रेमिका खराब, माँ खराब, पिता खराब, भाई खराब, हर कोई है। पूरा का पूरा जो ढांचा है वो आरोपवादी ढांचा है। तो ये 77 जो 77 में ये किया कि 77 के जो आपातकाल लगी और जो जनता सरकार बनी, टूटी, और जिस तरह से सत्ता का खेल हुआ, पावर का मामला आया, तो हर जगह जो है पावर है वो एक निर्णायक शक्ति बन गई और इसका सांस्कृतिक प्रभाव ये हुआ कि सत्ता, पैसा पा जाना वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। तो ये साठोत्तरी दौर का जो सांस्कृतिक प्रभाव है, जो सामाजिक प्रभाव है, वो अखिलेश की कहानियों में बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसकी अभिव्यक्ति हुई है। साठोत्तरी से पहले, अखिलेश जी की कहानियों से पहले हम ये देखते हैं कि नायक जो है हिंदी कहानी में जो नई कहानी से चला आ रहा है, उससे पहले भी और उसके बाद भी पूरा एक जो है सफरर नायक का ताना बाना बुना गया। हर जगह जो है खराबी है, नायक ठीक है, ठीक ठाक है, पवित्र किस्म का है, वो सफर कर रहा है, वो व्यवस्था में फंस गया, समाज में फंस गया है, परिवार में फंस गया है, दोस्तों के बीच फंस गया है। तो एक जो है पूरी से पूरी तरह जो है आरोपवादी कहानी का ढांचा तैयार हुआ। अखिलेश जी ने इसको तोड़ा, उन्होंने इस ओर ध्यान दिया कि आखिर जो ये सफरर जो नायक है उनकी ऐतिहासिक भूमिका क्या थी, वे किस तरह के कार्य कर रहे थे। अब देखिए कि बेरोजगारी पर लिखी कहानियों में अखिलेश जी जो है मास्टर, चिट्ठी हर किसी के जुबान पे है। तो चिट्ठी की तो बड़ी चर्चा है, मैं एक तो अलग कहानी की चर्चा करता हूँ। बायोडाटा, उसर, अगली शताब्दी के प्यार का रिहर्सल और मुक्ति, ये सारी कहानी इनमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो बेरोजगारी है उसके संदर्भ है। तो बेरोजगारी वाले जो संदर्भ है उसका जो ढांचा है, उसकी जो मनोभूमि है, वो उसमें अखिलेश जी ने यथार्थ का प्रयोग किया। देखिए जो पहले बेरोजगारी वाली कहानियां थी उसमें भी वही मामला था कि ये जो बेरोजगार जो थे बड़ा पवित्र किस्म के बेरोजगार थे। अब कहानी देखिए जैसे यादव जी की कहानी है, रोशनी कहाँ है, बहुत अच्छी कहानी, उस समय में बहुत अच्छी कहानी उसको मानता हूँ, रोशनी कहाँ है क्या। लेकिन यह है कि जो मेन पात्र है जो केंद्र में है वो बहुत ही सीधा साधा और उसको काम बहुत सताया व्यवस्था। एक कहानी उषा प्रियमवदा की जिंदगी और गुलाब के फूल, जो बहुत ही बेहतरीन कहानी है कि लड़का है, बेरोजगार है, भाई जो है और बहन जो है काम कर रही है। तो धीरे धीरे जो है वो परिवार के अंदर ही मतलब चौहत्ती ईंट कंक्रीट के घेरे के अंदर, चार दीवारी के अंदर वो परिवार से बाहर होता जाता है, सबसे अलग पड़ता जाता है। और ये है कि वो खुद जो है बहुत सीधा है, उसका जो है उसकी जो भूमिका है
वो कहिए कि पवित्र और सीधी किस्म। तो ये इस तरह से था नायक। अखिलेश जी ये है कि ये जो नायक है इन कहानियों के, वो भी जो है वो बड़े सीधे साधे नहीं, यथार्थ नहीं, है ना। अब जो बायोडाटा का नायक है राजदेव, वो राजनीति में करियर तलाश रहा है, बेरोजगार, वो भी वहां से ये कर रहे हैं। लेकिन क्या है, वो पूरा जो बायोडाटा का ताना बाना है परिवार को किस तरह से पूरा परिवार को बलि चढ़ा दिया। तो ये जो पुराना जो सफर नायक वाला जो था, वो पवित्र किस्म देना है। इसी तरह उसर का वो चंद्र प्रकाश, वो भी जो है उसी व्यवस्था का हिस्सा बन जाना चाहता है और अपनी जो है खस्ताहाली को खत्म करना चाहता है। अगली शताब्दी के प्यार का रिहर्सल। लड़की का पिता जो है प्रभावशाली है, तो जो ये नायक जो है, जो राजकीय सेवाओं की तैयारी कर रहा है, वो इसलिए उसे संबंध बनाए रखना चाहता है, वैसे की बेटी है। तो ये जो है दोनों तरफ से मामला है ना। व्यवस्था जो है खोखला कर रही है, ये नायक भी जो है, ये भी जो है अंदर से मुक्ति का नायक, वो एक अच्छे चरित्र में आता है, समाज की निष्ठता से प्रभावित होता है, लेकिन एक सकारात्मक। जो अखिलेश जी की कई उम्मीद परक कहानी है, बड़ी अम्मा की, इन कहानियों मुक्ति। तो ये बेरोजगारी का ढांचा, बेरोजगारी में वाली कहानियों में अखिलेश जी ने भाई एक तो वो फिर वो नायक को जो है, जो नायक है उसकी जो ऐतिहासिक भूमिका का संदिग्ध हो रही है, उस ओर उन्होंने ध्यान दिलाया। जो व्यवस्था के द्वारा युवा खोखला किया जा रहा है उसको, तो एक जो है बैलेंस किस्म का और यथार्थ का जो ढांचा, जो यथार्थवादी ढांचा जो है इस बिंदु पर बनता है। दूसरे की 77 के बाद पारिवारिक व्यवस्था, जो मैंने अभी ये चर्चा की कि आपातकाल का जो सांस्कृतिक प्रभाव है, जो पावर, सत्ता सब कुछ है, पैसा सब कुछ है। बेहतरीन कहानी इस पर जो अखिलेश जी ने लिखी है, हाकिम, हिंदी कहानी की महत्वपूर्ण कहानी है। क्योंकि अखिलेश जी की कई अच्छी कहानियां हैं, इसलिए ये हाकिम कथा या फिर बायोडाटा या फिर उनकी स्त्री की परेशानियों पर लिखी गई बहुत ही बेहतरीन कहानी पाताल, ये सब, इन सब की चर्चा नहीं हो पाती है। और शापग्रस्त, जलडमरू मध्य है, ये इन कहानियों की बाद की कहानियां जो और उनकी बेहतर से बेहतर बनती गई, उसने ज्यादा जगह छीन लिया और इसे, लेकिन इन कहानियों की चर्चा की जानी बहुत ही आवश्यक है। बहुत ही बेहतरीन कहानी जो है हाकिम कथा। अब ये देखिए पूरे परिवार का जो परंपरागत ढांचा था यहाँ दरक रहा है। पुराना ढांचा लगता है कि एकदम ध्वस्त हो रहा है, खत्म हो रहा है, संवेदना कुछ नहीं है, प्रेम कुछ नहीं है। पति अपनी पहली पत्नी को, गायत्री को पुनीत इसलिए छोड़ देता है कि गायत्री को उनके घर में, मतलब उनके पिता को एक लड़का पैदा, मतलब गायत्री का भाई पैदा। तो अब जो है उस संपत्ति से वहां जो है उसका पत्ता साफ हो जाता है। तो जो हमारा समाज है, पुत्र को जो है संपत्ति का अधिकार मिलता है या रहा है, अब तो बहुलांश उसका, तो वहां से वो सब आगे कथा बढ़ती है। दूसरी एक और भी है कि गायत्री जो है अपना ये पुनीत जो है उसका उपयोग करना चाहता है अपनी तरक्की के लिए गलत ढंग से, तो गायत्री उसमें इनकार कर, इस कारण भी जो उससे अलग। अब जो है गायत्री की 2 लड़कियां होती, बेटी अपर्णा उसमें से एक है। अपर्णा जो है मतलब अद्भुत घटना यहाँ घटती है, पूरा ढांचा जो परिवार बदल जाता है। वो जो है
अपनी माँ की तुलना में उसकी जो सौतेली माँ है उससे ज्यादा नजदीकियां बनाते हैं, और पिता तो है। अब ये देखिए, ये एक बिल्कुल नए किस्म का सांस्कृतिक बदलाव हो रहा था, पारिवारिक विध्वंस की परिघटना घट रही थी, और इसको अखिलेश जी ने हिंदी कहानी में रेखांकित किया। इतना ही नहीं, वो जो अपर्णा, जो वो लड़की जो है, बाद में उसका जो पति है, वो भी जो है नैतिक रूप से और आर्थिक जो कार्य, जो उसका कार्य स्थल है उसमें भी वो भ्रष्ट है, और अपनी पत्नी की उपेक्षा करता है, तो उसको से संबंध बना। तो ये बेटी जो है अपन अपने पिता से शिकायत करती है। अब पिता जो है कहता है कि ठीक है, इसको किसी जो है ऐसे जगह पर लगवा देते हैं जहाँ पर कि इसकी सारी आमदनी जो है कम हो जाएगी और इसका होश ठिकाने आ जाएगा। अब देखिए पावर स्ट्रक्चर कैसा, वो कह नहीं 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 नहीं, ये काम नहीं, मतलब उसको वहां रहने दी। वो जो है पति को दूसरे जगह जाना, उसको स्वीकार कर सकती है, पैसे की कमी नहीं स्वीकार कर सकती। तो ये जो नए किस्म का, जिसमें संपत्ति, पावर स्ट्रक्चर, ये सारी बातें थी, उसको जो है, जो पूरा आपातकाल के बाद का जो राजनीतिक माहौल बना और उसका जो सांस्कृतिक प्रभाव पड़ा हमारे समाज पे, उसको अखिलेश परिवार एक संरचना को, व्यवस्था को लेकर उनकी एक और कहानी सोने की चाकू थी, सोने का चाकू, वो भी रेखांकित करने लगे कहानी। बहुत ही विडंबनात्मक स्थिति जो है, कैसे संपत्ति के लिए जो है पूरा परिवार घर में मृत्यु हो रही है, कोई अस्पताल ले जाने के लिए तैयार नहीं। तो राजनीतिक व्यवस्था पर उनकी कहानियां, जो मुक्ति, बायोडाटा और ऊसर, तीनों विशेष रूप से उल्लेख, तीनों कहानी जो है, जो राजनीतिक व्यवस्था जो हमारी, उसका जो क्रमशः पतन हुआ है और पतन के किस गर्त में पहुंच चुका है, उसका उदाहरण। राजनीति कोई समाज सेवा और कोई उद्देश्य नहीं रह गया, सिर्फ और सिर्फ सत्ता जो है, और सत्ता क्या है, मलाई खाने। वो बायोडाटा का मालिक जो है, सॉरी, बायोडाटा का जो नायक है ना, वो उसे मलाई खानी है, और वो जानता है कि जो सर्वोत्तम मलाई जो है वो राजनीति के दूध में है। तो और इसके लिए वो, उसके लिए परिवार कुछ नहीं, पत्नी जो है बीमार है, बच्चा मरनासन हो रहा है, लेकिन उसकी चिंता है कि करियर बनाने। मनुष्य की संवेदना किस तरह सूख गई, खत्म हो गई, और वो अंत में कहता है कि अच्छा, अंत में बायोडाटा में जोड़ेंगे कि पार्टी को जो है, पार्टी की सेवा के कारण जो है परिवार जो है बर्बाद। तो राजनीति जो है इस तरह से मनुष्य के निजी जीवन में घुसपैठ कर, क्योंकि वो जो है बायोडाटा को जो नायक है राजदेव, वो राजनीति रूप से सक्रिय व्यक्ति है और प्रदेश सचिव बनने की उसकी आकांक्षा है, और उसके लिए उसकी स्थिति भी सारी बन रही। तो वो उसका जो है मुख्य जो है ये राजनीतिक सीढ़ियां चढ़ना, ये परिवार, बच्चा, ये सब बात न रहे तो न रहे, लेकिन राजनीति की वो सत्ता को पाना है। मुक्ति कहानी में जो बेरोजगार है, जो युवा है, उसका जो शोषण है, बहुत ज्यादा शोषण। मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का जो विरोधी है, दोनों का टसल रहता ही। अब मुख्यमंत्री का जो विरोधी व्यक्ति है, वो इसका उपयोग करता है, इस कहानी के नायक का, और बाद में
उसको कुछ वादा करता है और बाद में फिर अपने वादे से तो बेरोजगारों का जो है दुरुपयोग करना और उसको बाद में दूध की मक्खी की तरह। और ऊसर तो अद्भुत, बहुत ही बेहतर। ऊसर जिस तरह का नाम है, मैं यहीं पे एक जिक्र कर दूं, अखिलेश जी से एक बार बात हो रही थी कहानियों के शीर्षक के संदर्भ में, तो उन्होंने एक बात अमरकांत का जिक्र किया कि अमरकांत के यहाँ वो गए कोई कहानी ले जाकर और सत्य प्रकाश मिश्र या और किसी तो कहानी लाने अखिलेश जी गए, तो अमरकांत जी ने जो है ऐसे कहानियों को पलटा कुछ पेज पर और उसका शीर्षक तब तक नहीं दिया हुआ था। उन्होंने उसका जो इसका शीर्षक जो है कबड्डी, तो अखिलेश जी वो उस बात पे कहे कि मतलब शीर्षक उतना ये नहीं है महत्वपूर्ण, जो है कंटेंट है। लेकिन अखिलेश जी की कहानियों में भले पता नहीं वो सतर्क हैं कि नहीं है, बट यह है कि मतलब बहुत ही बेहतरीन शीर्षक है, जल डमरू मत। कैसे पूरी तरह जो बाजारवादी व्यवस्था में घिरा हुआ है, बाहर भी बाजार, परिवार में भी बाजार, हर जगह बाजार, और एक व्यक्ति जो है संवेदना को तलाश रहा है, वो किस तरह से जलडमरू मध्य बन गया। पाताल इतना व्यंजक शीर्षक है कि वो लड़की को जो है अक्षम लड़के से शादी कर दिया जाता है और सारा दोषारोपण उस पे परिवार करता है, उसकी इसी तरह से ऊसर पूरे व्यवस्था को युवाओं के संदर्भ में, पूरी राजनीतिक व्यवस्था जो है युवाओं के लिए अनुपजाऊ हो गई, उसको कहीं कुछ जो है दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ भी जो है वही जो हाई कमान कल्चर है, आज देख रहे हैं आजकल हाई कमान कल्चर कितना मजबूत है। अब देखिए अखिलेश की कहानी, वो तब हाई कमान कल्चर को रेखांकित कर रहे हैं 30 साल पहले, और आज का हाई कमान कल्चर देखिए। तो उसर का जो नायक है चंद्र प्रकाश की इच्छा क्या है, छोटी सी इच्छा है कि एक महिंद्रा जीप खरीद ले और किसी ऑफिस में लगवा दे ताकि कुछ आमदनी हो जाए। और उससे बड़ी इच्छा है कि कभी जो है वो जो बस स्टैंड या टेम्पो स्टैंड है उसका उसको ठेका मिल जाए। लेकिन हाईकमान आते हैं, हाईकमान मिल नहीं पाते हैं, और वो अंत में जो है छात्रों के संपर्क में है, वो पहले से कुछ काम जो है करवा रहा है, किसी का इंजीनियरिंग में दाखिला करवा देना, कुछ करवाना विधायकों के संपर्क से। तो वहाँ अब की जब हाईकमान आते हैं, जब जिस समय इसकी अपनी इच्छा फुलांची मार रही है और उस समय अपने लिए जुगाड़ कुछ कर रहा है, तो उस समय नहीं हो पाता है, और तब वो अपने को ब्लू फिल्म और शराब में। तो ये पूरे युवाओं के सामने जो एक अंधकार का माहौल है, एक दुखद माहौल है, राजनीति में जो हाई कमान कल्चर है और समाज का कोई मतलब, उसको अखिलेश जी ने बदले हुए संदर्भ बहुत ही बेहतरीन ढंग से हिंदी कहानी में रेखांकित किया। अखिलेश जी की कहानी प्रेम एक जो है बड़ा ही बदले हुए अगली शताब्दी के प्यार का रिहर्सल। हिंदी कहानी में प्रेम कहानियों की चर्चा की जाए तो एंटीथेसिस है ये, प्रेम की एंटीथेसिस है ये कहानी। प्रेम हुआ, धोखा मिला, परिस्थितियां ऐसी बन गई कि एक दूसरे के साथ न रहें, ऐसी कहानियां आती रही। लेकिन अब मान लीजिए धोखे वाली कहानी, तो धोखे वाली कहानी में कोई धोखा खाता है, धोखा देता है। अब क्या है कि दोनों जो है ये प्रेम कर नहीं रहे हैं, ये इसका जो नायक है जितेंद्र और दीपा, नायक जितेंद्र और नायिका दीपा, ये जो है एक दूसरे को प्रेम कर नहीं रहे, प्रेम का खेल कर रहे हैं, प्रेम का स्वांग कर रहे हैं। और क्या है, दोनों एक दूसरे में संभावना देते है ना, थोड़ी सी ढील देते हैं और फिर एक दूसरे को ढील देते हैं और खींच लेते हैं, है ना, कि ऐसी स्थिति बने कि दूसरा जो है
अगर सफल नहीं हो पाता है तो उसके साथ इतने भी अटैच ना हो जाए कि जीवन जो है सो गुजार न, है ना। मतलब ये कि जीवन में संबंध में, इन्वर्टेड कॉमा में कहूं, संबंध नहीं होगा। संबंध में क्या होगा? संबंध को कौन चलाएगा? पैसा, पावर। अगली शताब्दी की तैयार कर, लड़का सिविल सर्विसेज की तैयारी कर, है ना, और लड़की बड़े बाप की बेटी। लड़का जो है अपने प्रेम को प्रचारित कर देना चाहता है ना, ताकि इतना ये हो जाए कि ये इससे दूर न हो, और उसके पिता का जो रसूख है उसका इस्तेमाल। लड़की जो है उसको थोड़ा सा प्रेम का ये कर, अंततः उसको नहीं होता है सिविल सर्विसेज में, जहां तक कहानी पहुंचती है तो, लेकिन वो पूरी तरह संबंधों को, तो देखिए अभी अगले साल संभावना है। तो ये तो प्रेम जो है किस तरह से उसमें रागात्मकता, अपनत्व, समर्पण, परस्परता, ये सारी चीजें खत्म हो गई, टूट गई, तिरोहित हो रहे हैं इस कहानी में बहुत। इसी तरह की एक कहानी है घालमेल अखिलेश। तो उसमें भी जो है लड़का लड़की का संबंध जो है, इसी तरह खासकर जो है लड़की की ओर से, लड़की तो लड़का को अंततः जॉब जब नहीं होता है, थर्ड डिवीजन में पास होता है, तो लड़की उससे जो है संबंध को अपना खींच लेती है और कहती है मतलब प्रेम पत्र। तो ये हृदय विदारक स्थितियां जो प्रेम में बन रही हैं उसको अखिलेश जी, और ये सब जो एक निजी मामला या अपवाद की तरह है। अब आप इन सारी चीजों को आज के समाज में, प्रत्यक्ष समाज में देखिए कि जब मनुष्य को मनुष्य से प्रेम हो जाता था, उसके किसी अच्छाइयों से, उसके किसी भोलापन से, उसके किसी सहजता से, अब वो स्थितियां हैं। अब पहले जो प्रेम में पहले आकलन, इसके साथ जीवन कितना जो है आश्वस्तकारी होगा। और ठीक ही इन्होंने बहुत अच्छा शीर्षक दिया कि अगली शताब्दी के प्यार का रहस्य। अब इस शताब्दी ये इधर अब इसी किस्म का प्यार होने लगा है, इसी किस्म का प्रेम। लेकिन ये बड़ी मतलब पूरा जो है राजनीति में, प्रेम में, संबंध में, इन सब जगहों पर हम देखते हैं कि बड़ा निराशाजनक दुखद स्थिति है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अखिलेश जो है निराशावादी कहानीकार, जहाँ स्थितियां बनती हैं, क्या होती है, वो उम्मीद का दामन नहीं छोड़ते हैं। वो बात की भी उनकी कहानियों में, उनके उपन्यास, पहले उपन्यास में और कहानियों में दो कहानी की चर्चा करना चाहूंगा। एक कहानी हनीमून। हनीमून में